दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ये 8वां लेसन से कवर करेंगे लोग। इसके पिछले वीडियो में 7वां लेसन तक कवर हो चुका है और आज की वीडियो में 8वां लेसन कवर किया जाएगा। और इस लेसन का नाम क्या है तो यानी कि संघ संघ। और इस संघ की चर्चा किस भाग में की गई है तो इसकी चर्चा भाग 5 में की गई है। संविधान के किस भाग में की गई है तो संविधान के भाग 5 में संघ की चर्चा की गई है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इसमें राष्ट्रपति राष्ट्रपति का अध्ययन किया जाता है। यानी कि संघ का जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति का अध्ययन किया जाता है। और राष्ट्रपति की जो चर्चा है वह किस अनुच्छेद तक किया गया है तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक किया गया है। 52 यहाँ पे एक टिक दिया गया है कि टिक का नाम क्या है कि पकानी कोका दुयो दशम। टिक का नाम है पकानी कोका दुयो दशम। स्पष्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में की गई है। उसके बाद है कास्य कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान इसकी चर्चा की बात की जाए तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में की गई है कि जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का प्रधान होता है। उसके बाद है निर्वाचन, नी से हो जाएगा निर्वाचन। और निर्वाचन की जो चर्चा है अनुच्छेद 54 में की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा इस अनुच्छेद में की गई है तो अनुच्छेद 54 में की गई है। उसके बाद है कोका कोका यानी कि 55। अनुच्छेद 55 में किसकी चर्चा है तो राष्ट्रपति के कोटा के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है तो अनुच्छेद 56 में। अगला है दुयो दुयो यानी कि दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन भी किया जाता है अगर ये मत बराबर हो जाता है तो इसकी चर्चा यानी कि दोबारा निर्वाचन की चर्चा की बात की जाए तो अनुच्छेद 57 में किया गया है। और राष्ट्रपति के योग्यता की चर्चा अनुच्छेद 58 में किया गया है। और राष्ट्रपति के दशा यानी कि कौन कौन से नियम होने चाहिए, अ, उसकी दशा यानी कि कुछ शर्तें दिए गए हैं तो उसकी चर्चा राष्ट्रपति की शर्तों की चर्चा अनुच्छेद 59 में किया गया है। और राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में किया गया है। और महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 52 पे चर्चा करते हैं। लोग अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 52 कहता है कि इसमें राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 52 में किसकी चर्चा की गई है तो राष्ट्रपति के पद का। राष्ट्रपति देश का औपचारिक यानी नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। औपचारिक के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है वह किस देश के संविधान से लिया गया है तो यह इसका पद जो है यह ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 53 अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका कार्यपालिका का औपचारिक औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। जो कार्यपालिका होते हैं कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होता है कौन होता है वह राष्ट्रपति होता है। अर्थात ये सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। कार्यपालिका कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वह पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 54 में किसकी चर्चा की गई है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 54 में किया गया है। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपाती पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह किस पद्धति के द्वारा होता है तो उसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपाती के पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है तो पहला है एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है कि इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। यानी कि आप जैसे हम लोग के विधायक या सांसद को वोट करते हैं लोग तो सिर्फ उसी पे यानी कि उसी को वोट देकर आ जाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है या निर्वाचन होता है उसमें वैसे नहीं होता है। अगर दो व्यक्ति इलेक्शन में इलेक्शन में उठे हैं तो आपको यानी कि पहला व्यक्ति को भी वोट देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ए दे रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति को आपका यानी कि पहला व्यक्ति को बी देना पड़ेगा। इस तरह यानी कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है और तीसरा व्यक्ति ये है। तो अगर पहला व्यक्ति को आप ए पे रखना चाहते हैं तो इसे ए वोट करेंगे और दूसरा को अगर सी पे रखना चाहते हैं तो सी और तीसरा को बी पे रखना चाहते हैं तो बी पे। यानी कि सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। उसके बाद है अनुपाती की पद्धति। अनुपाती की पद्धति क्या होता है तो इसके तहत एक राज्य का सभी विधायकों के मतों का योग को बराबर करना एवं सभी सांसदों का मत मूल्य को बराबर करना होता है। नेक्स्ट है प्रथम चरण की मतगणना। प्रथम चरण की मतगणना क्या होती है तो इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता सूची गिनी जाती है। इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता सूची गिनी जाती है। यानी कि इसमें सिर्फ ये गिना जाता है कि ये जो वोट किया गया है उसमें कितने यानी कि सबसे अधिक कौन से व्यक्ति को प्राप्त हुआ है पहली वरीयता और उसी आधार पर राष्ट्रपति की घोषणा कर दी जाती है।
द्वितीय चरण इसमें द्वितीय वरीयता सूची गिनी जाती है। यह प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है। यानी कि अगर प्रथम चरण में आपका मत बराबर हो जाता है तो उसके बाद द्वितीय वरीयता सूची गिनी जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बीबी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। अप्रत्यक्ष मतदान नेक्स्ट टॉपिक है कि अप्रत्यक्ष मतदान क्या होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है। जो जनता है वह डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से व्यक्ति भाग लेंगे तो उसके बारे में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा का सदस्य तथा सभी राज्य यानी कि 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से, तो दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो विधान परिषद होता है और ये जो राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद का कॉन्सेप्ट यह है कि हर स्टेट में विधान परिषद नहीं है, इसलिए इसके जो मनोनीत सदस्य हैं उसके यानी कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। यानी कि अगर मुख्यमंत्री भी अगर विधान परिषद का सदस्य है तो भी वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। 69वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली तथा पौंडीचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। 17वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक के मंडल में दिल्ली तथा पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक के मंडल में शामिल किया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली तथा पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक के मंडल में शामिल किया गया। तो 17वां संविधान संशोधन के माध्यम से, और जो यह संशोधन हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो यह संशोधन 1990 में हुआ था। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है कि जो यहाँ पे आप विधानमंडल दिया गया है यानी कि विधानमंडल दिया गया है। तो जो विधानसभा है वो 2800 राज्य में है और इसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन जो विधान परिषद है वह सिर्फ 6 राज्यों में है। विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो सिर्फ 6 राज्यों में है। और ये क्या होते हैं, तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि पूरा राज्य में विधान परिषद नहीं है इसलिए। उसी तरह यहाँ पे यहाँ पे संसद होना चाहिए, सांसद नहीं हुआ, यहाँ पे संसद होना चाहिए। संसद का 2 भाग होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जो लोकसभा के सदस्य हैं 543 से ये सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन वहीं राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो 245 से, और इसमें जो 12 मनोनीत सदस्य तो हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग भी रहेगी तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन हर हाल में 6 महीने के अंदर करा लिया जाता है। यहाँ पे जो वोट का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे दिखाया गया है कि एक एमएलए यानी कि विधायक के वोट का वैल्यू कितना होता है। तो एक एमएलए बराबर राज्य की जनसंख्या, कुल राज्य की जनसंख्या कितनी है और राज्य का कुल एमएलए गुने 1000। इससे इसी तरह आपका एक एमएलए का वोट का वैल्यू निकाला जाता है। एक एमपी यानी कि सांसद के वोट का वैल्यू कितना होता है, तो उसी तरह ये भी है, एक एमपी यानी कि सांसद के कुल वोट बराबर आपका कुल एमएलए का वोट बटा कुल निर्वाचित सांसद की संख्या, यानी कि 543 और 233। यहाँ पे 233 क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें से 12 माइनस से कर दिया गया है। नोट पॉइंट दिया गया है कि कुल एमपी के वोट को मिलाकर 5,49,498 के लगभग वोट आता है। उसके बाद है भारत में 28 राज्य के वोट को मिलाने पर एमएलए का कुल वोट 5,49,495 वोट आता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए के मतों का मूल 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो चुनाव में एमपी और एमएलए के मतों का मूल जो होता है वो
किसे जनगणना के आधार पे किया जाता है? तो 1971 की जनगणना के आधार पे किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 11 लाख वोट लगभग पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया जमानत के रूप में आरबीआई के पास से रखनी होती है। किसके पास रखनी होती है? तो आरबीआई के पास से रखनी होती है। यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत राशि वापस से नहीं की जाएगी। यानी कि जो यह पैसा है 15,000 इसे वापस से नहीं किया जाएगा। यानी कि कुल वोटों का 1/6 से भी कम मिलता है तो तब आपका क्या हो जाए? जमानत राशि जब्त हो जाता है। इसे जमानत जब्त होना कहते हैं। यानी कि जो वह जमानत राशि जब्त हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जमानत जब्त होना कहते हैं। यह जो है यह अपमान की स्थिति है। उसके बाद है जमानत राशि। जमानत राशि देखते हैं लोग तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जमानत राशि यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है? तो 15,000 रुपया होता है। कितना होता है? 15,000। उसी तरह राज्य एवं लोकसभा निर्वाचन के सदस्यों के लिए यानी कि जो जनरल होंगे उनके लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो 25,000 रुपया होती है। कितनी होती है? 25,000। राज्य या लोकसभा निर्वाचन के सदस्यों को यानी कि एससी एसटी के लिए 12,500 रुपया जमानत राशि तय की गई है। राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद के सदस्यों को यानी कि जनरल कैटेगरी में 10,000 रुपया है। जनरल कैटेगरी में जमानत राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो 10,000 रुपया। राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद एससी एसटी के लिए 5,000 जमानत राशि तय की गई है। अनुच्छेद 55 इसमें राष्ट्रपति का कोटा है। यानी कि राष्ट्रपति के कोटा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 55 में इसकी चर्चा किया गया है। जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है और पुनः चुनाव कराया जाता है। कोटा बराबर क्या होता है? तो कुल वोटे बटा कुल प्रत्याशी और दोनों में यानी कि 1+1 जोड़ दिया जाता है। कुल वोट अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें तो कुल वोट बराबर हो गया आपका 60 अगर प्राप्त हुआ है और जमानत की बात की जाए तो 1/6 यानी कि जमानत होता है। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 10 वोट हो जाएगा। अनुच्छेद 56 में किसकी चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 56 में इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 56 में किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाती है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश से अपने पद से हट जाता है तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वह जो खाली यानी कि जो साल बचा रहेगा उसके लिए नहीं आता है। यानी कि वह अपने निर्धारित समय से 5 साल काल के लिए आता है। नोट पॉइंट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। यहाँ का संविधान सबसे छोटा है। जो अमेरिका का संविधान है वह सबसे छोटा संविधान है। अनुच्छेद 57 में किसकी चर्चा है? तो एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा अभी तक कोई भी 2 बार राष्ट्रपति के पद पे नहीं रहा है। उसके बाद अगला टॉपिक है कि अनुच्छेद 58 में किसकी चर्चा की गई है? तो राष्ट्रपति की योग्यताओं की चर्चा की गई है। इसे अहर्ताएं भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अहर्ताएं भी कहते हैं। तो सबसे पहला क्या है? योग्यता तो वह भारत का नागरिक हो। यानी कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी कि 35 वर्ष से कम उसकी आयु यानी कि उम्र नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। चौथा है 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक के हो। 50 प्रस्तावक के तथा 50 अनुमोदक हो तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है। नोट पॉइंट है कि प्रस्तावक तथा अनुमोदक वही सदस्य बन सकता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होता है। एक ही व्यक्ति प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बन सकता। यानी कि आपका एक अलग व्यक्ति प्रस्तावक होता है और एक अलग व्यक्ति अनुमोदक होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 59 में किसकी चर्चा की गई है? तो इसमें आपका राष्ट्रपति की दशाएं यानी कि शर्तों की चर्चा की गई है। तो कौन-कौन से शर्त हैं? तो राष्ट्रपति जो है वह पागल या दिवालिया ना हो। दूसरा शर्त है कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तीसरा शर्त है कि संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो।
यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया हो तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। नोट पॉइंट है कि सरकारी नौकरी है वो लाभ का पद कहलाता है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, संघ या राज्य का मंत्री, राज्यपाल लाभ का पद नहीं है, ये जनता के सेवक हैं। अनुच्छेद 60 में किसकी चर्चा की गई है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इनके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष 33 से न्यायाधीशों के वरिष्ठ न्यायाधीश से शपथ दिलाएंगे। यानी कि अगर आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अगर मुख्य न्यायाधीश से उपस्थित नहीं रहते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट में उनके अलावा अन्य 33 जो न्यायाधीश रहते हैं उसमें से अगर जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो उनका शपथ दिला देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। जो महाभियोग है राष्ट्रपति की, इसकी चर्चा किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है। महाभियोग की चर्चा किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। महाभियोग क्या कहलाता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होगा। हालांकि महाभियोग जैसी प्रक्रिया बहुत से अधिकारियों पर लगाया जाता है, किंतु उसे सांसद की कार्रवाई यहाँ पे भी संसद होना चाहिए, यहाँ पे सांसद नहीं होना चाहिए, किंतु उसे संसद की कार्रवाई या महाभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो महाभियोग है उसकी प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। महाभियोग में विधानमंडल का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। जो महाभियोग लगाया जाता है उसमें विधानमंडल का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। महाभियोग में संसद, यहाँ पे भी संसद होना चाहिए, यहाँ पे भी गलत टाइपिंग हो गया है कि महाभियोग में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पे निर्वाचित में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन जो महाभियोग चलाया जाता है उसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का 3 कारण है, यानी कि राष्ट्रपति पर कब कब महाभियोग लगाया जा सकता है उन कारणों को देखते हैं लोग। जिसमें सबसे पहला कारण है कि यदि वह संविधान का अतिक्रमण करे, और ये दूसरा कारण है कि मंत्रिमंडल के सलाह को ना माने, और तीसरा कारण है कि किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा से प्रारंभ हो सकता है। जो सदन महाभियोग को प्रारंभ करना चाहता है उसे अनुमति लेने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है। 1/4 मत मिलने के बाद वह सदन महाभियोग को 2/3 बहुमत से पारित करेगा। यानी कि अनुमति लेने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होती है? तो 1/4 मतों की आवश्यकता होती है। और ये आपका महाभियोग पारित करने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होती है? तो 2/3 मतों की आवश्यकता होती है। महाभियोग पारित करने के बाद यानी कि जो यह महाभियोग है उसे पारित करने के बाद दूसरे सदन में भेजने की 14 दिन पूर्व, यानी कि जब यह पारित हो जाएगा एक सदन से तो उसके बाद दूसरे सदन में भेजने से पहले 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे दिया जाता है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे दिया जाता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया गया है। राष्ट्रपति दूसरे सदन में जाकर अपनी बातें रखने में सफल रहे तो महाभियोग रद्द हो जाएगा, किंतु यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित कर दे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा और 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है? जो महाभियोग चलाया जाता है वो कैसी प्रक्रिया है? यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, यानी कि राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 62 में इसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति का पद 5 परिस्थितियों में रिक्त होता है। पहला परिस्थिति क्या है? तो कार्यकाल की समाप्ति। पहली परिस्थिति है कार्यकाल की अगर समाप्ति हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। दूसरी परिस्थिति है महाभियोग अगर उस पर चलाया जाता है। तीसरी परिस्थिति है त्यागपत्र यानी कि राष्ट्रपति अगर खुद से त्यागपत्र दे देता है तो भी उसका पद खाली हो जाएगा। तीसरा
14 है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, और 5वां है निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है तो। कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में वहीं राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन न हो जाए, यानी कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन न हो जाए। शेष चार परिस्थिति में कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को लाया जाता है। शेष जो 4 परिस्थिति बची है उसमें कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को लाया जाता है। अब तक दो राष्ट्रपति की मृत्यु उनके अपने कार्यकाल के दौरान हुई, जबकि 3 कार्यवाहक के राष्ट्रपति बने। पहला है बीबी गिरी। पहले कौन है? बीबी गिरी। 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक के जाकिर हुसैन के बाद आए, यानी कि जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी बने थे कार्यवाहक के राष्ट्रपति। दूसरे कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक के बीबी गिरी के त्यागपत्र के कारण आए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और ये तीसरे कौन थे? बीडी जत्थी या बीडी जत्था, यहाँ पे जत्थी होना चाहिए, बीडी जत्थी। 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1975 तक फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के कारण ये कार्यवाहक के राष्ट्रपति बने थे। तो अभी तक कितने कार्यवाहक के राष्ट्रपति बने हैं? तो 3 कार्यवाहक के राष्ट्रपति बने हैं। पहले कौन हो जाएंगे? तो पहले बीबी गिरी, दूसरे हो जाएंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरे हो जाएंगे बीडी जत्थी। रिमार्क के पॉइंट दिया गया है कि रिमार्क पॉइंट क्या कर रहा है कि यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते हैं बल्कि मंत्रिमंडल के सिफारिश पे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियाँ। पहली शक्ति है कार्यकारी शक्तियाँ। पहली क्या है? तो कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, विशेष शक्तियाँ। ये जितने सारी शक्तियाँ हैं ये किन्हें प्राप्त हैं? तो ये सब शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। कार्यकारी शक्तियाँ इसके तहत राष्ट्रपति कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, वित्त आयोग, महान्यायवादी, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक आदि जो पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम एवं हस्ताक्षर से किए जाते हैं। दूसरा है विधायी शक्तियाँ। दूसरा क्या है? विधायी शक्तियाँ। इसके तहत राष्ट्रपति नियम कानून बनाने से, यहाँ पे बनाने होना चाहिए, बनाने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये संसद के 17वां तथा 17 आहूत करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद का 17वां किया जाता है और संसद का 17 आहूत किया जाता है। ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना कर दे तब तक विधायक कानून नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 331 में किसकी चर्चा की गई है? तो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन अभी वर्तमान में इसे निरस्त कर दिया गया है। जो दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था अनुच्छेद 331 के तहत, अभी वर्तमान में उसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 में किसकी चर्चा है? तो राज्य विधानसभा में SC/ST को आरक्षण राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। राज्य विधानसभा में SC/ST को आरक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है वित्तीय शक्तियाँ यानी कि वित्तीय शक्ति। इसके तहत राष्ट्रपति आपात स्थितियों में 500 करोड़ रुपया तक की राशि आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। संरक्षित निधि से धन निकालने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। केंद्र तथा राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र तथा राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। उसके बाद है न्यायिक शक्ति। उसके बाद क्या है? न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां हैं, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेते हैं। राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी सजा को माफ कर सकता है। पहला है क्षमा यानी कि पार्डन। जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ करता है तो उसे क्षमा यानी कि पार्डन कहते हैं।
दूसरा प्रकार क्या है तो लघुकरण। लघुकरण इसमें राष्ट्रपति सजा के प्रकृति को बदल देते हैं किंतु समय नहीं घटाते हैं। यानी कि जो लघुकरण है उसके द्वारा राष्ट्रपति जो होते हैं वह सजा की प्रकृति को बदल देते हैं किंतु जो समय होता है उसका नहीं घटाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन उसका समय नहीं घटाया जा सकता है। परिहार परिहार इसमें क्या होता है तो इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं। यानी कि जो परिहार क्षमा है इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं तो समय घटाते हैं किंतु प्रकृति नहीं बदलते हैं। जैसे 10 साल कठोर कारावास को 5 साल का कठोर कारावास से बना देना, इसका प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकता। यानी कि जो परिहार है इसका प्रयोग फांसी की सजा पे नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है विराम। विराम क्या होता है तो किसी बंदी यानी कि कैदी का यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक के लगा देते हैं, जिसे विराम कहते हैं। पांचवा है प्रविलंबन। प्रविलंबन राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं तो उसे प्रतिलंबन यहाँ पे प्रलंबन नहीं होना चाहिए, प्रतिलंबन होना चाहिए। राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक के लगा देते हैं तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी दया याचिका यानी कि मर्जी अपील कर सके, यानी कि दया याचिका अपील कर सके। नोट पॉइंट है कि राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना का कोर्ट यानी कि मार्शल कोर्ट दोनों की सजा माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वह सिविल कोर्ट की सजा को और सेना की कोर्ट की यानी कि दोनों की सजा को माफ कर सकता है। राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है। जो राज्यपाल होते हैं वो भी सजा माफ कर सकता है किंतु फांसी एवं सेना की सजा को माफी नहीं कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी सेना की सजा को माफी नहीं कर सकता है। सैन्य शक्ति क्या प्राप्त होती है तो यह तीनों सेना का प्रधान होता है। यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वह तीनों सेनाओं के प्रधान होते हैं। अतः किसी देश से युद्ध या विराम की घोषणा करता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी भी देश से युद्ध या विराम की घोषणा की जाती है। उसके बाद है राजनैतिक शक्ति। यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। विदेश से जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियाँ। नेक्स्ट क्या है तो आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रीय आपात, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि जब कभी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन मिलना जरूरी है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया हो और लोकसभा पहले से ही भंग हो तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगा। दोनों सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद आपात यानी कि आपात जो होता है वह 6 माह तक के लागू अनुमोदन अनंत काल तक के बढ़ाया जा सकता है। यानी कि दोनों सदनों में अगर अनुमोदन मिल जाता है तो जो आपातकाल है वह 6 माह तक के लागू हो सकता है और अनुमोदन अगर मिल रहा है जैसे तो उसे अनंत काल तक भी बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल सिफारिश की आपात लागू कर देता है तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या क्या पड़ेगा तो इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है और देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 19 में दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर देता है। उसके बाद है अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। यानी कि जो आपातकाल लगता है उसमें आपका अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य सरकारों के पास कोई भी शक्ति नहीं होती है। सिर्फ यानी कि राज्य सरकारों का जो प्रतिनिधित्व कौन करता है तो उस समय राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, किंतु इसका प्रभाव केवल 1 साल तक प्रभावित रहता है। यानी कि राज्य सूची पर तो संसद कानून बना सकता है, लेकिन उसके प्रभाव की बात की जाए तो कितने सालों तक रहता है, तो सिर्फ 1 साल तक रहता है। अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ। नोट पॉइंट है कि अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो 3 बार। सबसे पहला लगा था 1962 में, और क्यों लगा था, तो चीन युद्ध के कारण आपातकाल लगाया गया था। दूसरा लगा था 1971 में। दूसरा कब लगा था, तो 1971 में बांग्लादेश से संकट के कारण, यानी कि बांग्लादेश से युद्ध हुआ था। उसके बाद है तीसरा बार कब लगा था, तो 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इसे लगाया गया था। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। यानी कि उसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए हो जाता है, तो आपका 6 वर्षों के लिए हो जाता है। उसके बाद है राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन, इसकी चर्चा की बात की जाए तो राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन जो है उसकी चर्चा अनुच्छेद 356 में किया गया है। यह तब लाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगा, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देशों पर कार्य करेंगी। यदि अनुच्छेद 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करेगा, तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल के सिफारिश द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा उस राज्य में राजकीय आपात लागू कर दिया जाएगा। राजकीय आपात का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों यानी कि 2 महीनों के अंदर करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया है और लोकसभा पहले से ही भंग हो, तो नई लोकसभा 30 दिनों के भीतर अनुमोदन करेगी। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद यह 6 महीने तक लागू रहेगा। यह यानी कि राजकीय आपातकाल कितने महीनों तक एक बार में लागू रहता है, तो 6 महीनों तक लागू रहता है जब अनुमोदन मिल जाता है तो। और 6 महीने तक अनुमोदन करके इसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। अपवाद स्वरूप में देखते हैं लोग कि अपवाद के रूप में पंजाब में राजकीय आपातकाल 3 वर्षों से अधिक लगा है। पहली बार राजकीय आपात पंजाब यानी कि पेप्सू 1951 में लागू हुआ। यानी कि 1951 में पंजाब को पेप्सू कहा जाता था, और जो पेप्सू है यह बहुत सारे राज्यों में टूट गया बाद में। राजकीय आपात का प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, इसकी चर्चा करते हैं लोग। जिसमें सबसे पहला है राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री के पास भी कोई शक्ति नहीं होती है। राज्य की विधायी शक्तियां संसद के पास से चली जाती है। जो राज्य की विधायी शक्तियां वह किसके पास से चली जाती है, तो संसद के पास से चली जाती है। राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत होने लगता है। नोट पॉइंट है कि राजकीय आपात के दौरान, यहाँ पे आपात होना चाहिए, राजकीय आपात के दौरान हाई कोर्ट में कार्य प्रभावित नहीं होता है। यानी कि हाई कोर्ट का जो कार्य होता है वह सुचारू रूप से चलता है। तीसरा है वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में इसकी चर्चा की गई है। वित्तीय आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 360 में इसकी चर्चा की गई है। इसे यूएसए के संविधान से लाया गया है। यानी कि जो वित्तीय आपातकाल है इसे किसी देश के संविधान से लाया गया है, तो यूएसए के संविधान से लाया गया है। यह तब तक लागू होता है जब तक कि वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब हो। यह तब लागू होता है जब देश की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब हो। इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर अनुमोदन मिलना आवश्यक है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया हो और लोकसभा पहले से ही भंग हो, तो नई लोकसभा 30 दिनों के भीतर अनुमोदित करेगी, यानी कि अनुमोदन करेगी। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद तब तक लागू रहेगा जब तक संसद इसे स्वयं ना हटा दे। यानी कि बिना संसद की अनुमति से जो वित्तीय आपात है वह नहीं हटाया जा सकता है। अब तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ, यानी कि हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है कभी भी। वित्तीय आपात के प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, तो वित्तीय
वित्तीय आपात के प्रभाव की बात की जाए तो राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन काट लिए जाते हैं। दूसरा है कि सरकारी खर्च में कटौती कर ली जाती है, टैक्स से बढ़ा दिया जाता है। यानी कि ये 3 प्रभाव पड़ते हैं जब देश में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है तो 352 में की गई है। और इस संसद का अनुमोदन इसमें कितने दिनों के अंदर मिलना चाहिए तो 30 दिनों के अंदर मिलना चाहिए। अगर लोकसभा भंग हो गई है तो जो नई लोकसभा आएगी उसे राष्ट्रीय आपातकाल को कितने दिनों में अनुमोदन देगी तो आपका 30 दिनों में अनुमोदन करेगी। नेक्स्ट है राजकीय आपातकाल। राजकीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 356 में किया गया है। राजकीय आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है तो 356 में। और इस संसद का अनुमोदन कितने दिनों में मिलना चाहिए तो 60 दिनों में। यदि लोकसभा भंग है तो जो नई लोकसभा आएगी वह 30 दिनों में अनुमोदन करेगी। उसी तरह वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 360 में किया गया है और इस संसद का अनुमोदन 60 दिनों में मिलना चाहिए। और जो नई लोकसभा आएगी उसका अनुमोदन कितने दिनों में, यानी कि नई लोकसभा कितने दिनों में अपना अनुमोदन करेगी तो 30 दिनों के अंदर अनुमोदन कर देना है। नेक्स्ट है विवेकाधिकार शक्ति। अगला शक्ति क्या है? विवेकाधिकार शक्ति। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु यानी कि लोकसभा को समाप्त होने पर अर्थात किसी भी दल को बहुमत ना मिलने पर करते हैं। यानी कि त्रिशंकु का मतलब क्या होता है कि किसी भी दल को बहुमत ना मिला है और जो लोकसभा है यानी कि भंग हो गया है। जब ये लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं और 30 दिनों के भीतर उन्हें बहुमत सिद्ध करने को कहा जाता है। यदि वे 30 दिनों के भीतर बहुमत सिद्ध कर दिए तो वह प्रधानमंत्री के पद पे बने रहेंगे, अन्यथा दोबारा चुनाव कराया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है? तो बीटो का मतलब क्या होता है तो यह लैटिन भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का है तो यह बीटो जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है रोकना होता है। बीटो का अर्थ क्या होता है? रोकना। भारत के राष्ट्रपति को बीटो संबंधित अधिकार अनुच्छेद 111 के तहत प्राप्त है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हें बीटो संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त किया गया है तो अनुच्छेद 111 के तहत ही प्राप्त है। विधेयक को रोकने विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। वीटो शक्ति कितने प्रकार का होता है तो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अत्यंतकारी वीटो, दूसरा होता है निलंबकारी वीटो और तीसरा होता है जेबी वीटो। अत्यंतकारी वीटो क्या होता है तो राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। अब इसे समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अभी वर्तमान में अत्यंतकारी वीटो को समाप्त कर दिया गया है। दूसरा है निलंबकारी वीटो। राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए जब विधेयक को लौटाते हैं, यानी कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो उसे निलंबकारी वीटो कहते हैं। अगर को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे निलंबकारी वीटो कहते हैं। तीसरा है जेबी वीटो। तीसरा क्या है? जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना अपना हस्ताक्षर करे और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए बल्कि उसे अपने ही पास से रख ले तो उसे जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो कहते हैं। यहाँ पे यानी कि जेबी वीटो का एक बार प्रयोग हुआ है तो डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो, यहाँ पे जेबी होना चाहिए, जेबी वीटो का उपयोग किया है। नोट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक के लिए वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्यकारी बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? बाध्यकारी बना दिया गया, यानी कि उन्हें देना ही पड़ेगा। उसके बाद है विशेषाधिकार शक्ति। उसके बाद कौन सी शक्ति है तो विशेषाधिकार शक्ति। राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के दौरान नहीं चलाया जा सकता है। जब एक कार्यकाल समाप्त होगा तब फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है। फौजदारी मुकदमा कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा, अर्थात यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलाधिपति होते हैं।
उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में राष्ट्रपतियों की सूची। भारत में राष्ट्रपतियों की सूची कौन-कौन से राष्ट्रपति हुए हैं? तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे प्रथम बार राष्ट्रपति बने थे। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 23 मई 1962 तक ये अपने पद पे रहे थे। इनके बारे में कुछ विशेष देखते हैं लोग। एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि दो बार राष्ट्रपति बने। वे पूर्व में पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर भी आसीन थे। दूसरे राष्ट्रपति यानी कि दूसरे क्रम के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और इनका कार्यकाल 23 मई 1962 से लेकर 23 मई 1967 तक के रहा था। राधाकृष्णन मुख्यतः दर्शन शास्त्री, यहाँ पे दर्शन शास्त्री होना चाहिए, दर्शन शास्त्री और लेखक थे। आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। तीसरे क्रम के राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहा था। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहा था। जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे और पद्म विभूषण व भारत रत्न के भी प्राप्त करता थे। 1969 में पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में कौन आए थे? यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के पद को भरने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति वराह वेंकट गिरि बने, यानी कि बीबी गिरि बने और इनका कार्यकाल 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक रहा था और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसलिए इनके स्थान पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में आए थे। बीबी गिरी पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वह दूसरी यानी कि द्वितीय वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आए थे और इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक रहा था। हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे। चौथे क्रम के राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरि थे और इनका कार्यकाल आपका 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 ईस्वी तक रहा था। गिरि एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक के राष्ट्रपति व पूर्णकालिक राष्ट्रपति बने। वह दूसरी यानी कि द्वितीय वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद है फखरुद्दीन अली अहमद। पांचवें क्रम के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 ईस्वी तक रहा था। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पूर्व मंत्री थे। उनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। बसप्पा दनप्पा जते ये कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में आए थे, यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद की जब मृत्यु हो गई तो बीडी जती, यहीं पे हम लोग इनका शॉर्ट नाम बीडी जती है, तो बीडी जती कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में आए थे और इनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक रहा था। बीडी जती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक के राष्ट्रपति बने। इससे पहले वह मैसूर के मुख्यमंत्री थे। छठे क्रम के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल रहा था 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। वे 26 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और 13 जुलाई 1977 को यह पद छोड़ दिया और भारत के छठे राष्ट्रपति बने। वे सर्वसम्मति से यानी कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। सातवें क्रम के राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 ईस्वी तक रहा था। ज्ञानी जैल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने और 1980 में गृह मंत्री भी बने। आठवें क्रम के राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन थे और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक रहा था। 1942 में वेंकटरमन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए। जेल से छूटने के बाद वे कांग्रेस से पार्टी के सांसद भी रहे। इसके अलावा वे भारत के वित्त एवं औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे।
9वें क्रम के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। इनकी कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री भी रह चुके थे। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के भी राज्यपाल थे। 10वें क्रम के राष्ट्रपति के आर नारायण थे। कौन थे? 10वें क्रम के राष्ट्रपति के आर नारायण थे। इनकी कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल रहा था। नारायण चीन, तुर्की यानी कि के आर नारायण चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में भारत के राजदूत रह चुके थे। उन्हें विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। 11वें क्रम के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक रहा था। कलाम यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया। इस कारण इन्हें भारत रत्न भी मिला। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। किन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। 12वें क्रम के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक रहा था। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। वह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। 13वें क्रम के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 ईस्वी तक रहा था। प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। 14वें क्रम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक रहा था। राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। 15वें क्रम के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से यानी कि 25 जुलाई 2022 को यह पदस्थ हुई थी। अभी इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। उड़ीसा सरकार के मंत्री और झारखंड राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं।